अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So, in today's class, we will continue the topic we left behind. So, before that, we need to revise the topics we have learned earlier. So, our first topic was the nervous system. नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या करता है। नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है नर्व्स और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन के पास सारी इम्पल्सेस जाती हैं तो वो बॉडी को बताता है कि उसने अब क्या एक्शन करना है। नर्व्स का क्या काम होता है? नर्व्स जो होती हैं वो थ्रू आउट द बॉडी हमारी इम्पल्सेस ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से लेके आके पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी नर्व्स होती हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास था कि नर्वस सिस्टम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है नर्व से, जो कि थ्रू आउट द बॉडीज़ होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। हमारा सेकंड टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है बॉडी को, लंग्स को। हार्ट का काम यही होता है कि वो पंप करेगा ब्लड। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास है कि ब्लड जो है वो किस तरह ट्रैवल करता है। तो ब्लड ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल करता है। ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स की कौन कौन सी होंगी? तो आर्टरीज़, वेंस, कैपिलरीज़। आर्टरीज़ हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती हैं बॉडी तक, हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड और पहुंचाती हैं बॉडी तक। इसके अलावा क्या होता है? वेंस जो होती हैं वो ब्लड लेकर आती हैं हार्ट तक। कैपिलरीज़ लिंक करती हैं वेंस एंड आर्टरीज़ को। इसके बाद हमने हार्ट पढ़ा था। हार्ट के 4 चैम्बर्स पढ़े थे। हार्ट के 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा लंग्स में। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा और वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आएगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से सारा ब्लड हमारा आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को पहुँचेगा। तो हमारी बॉडी में भी सारे बॉडी और बॉडी के सेल्स तक सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा और न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे। ये सब था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. The respiratory system is a system that deals with breathing. When we breathe, we take in oxygen we need to survive and expel carbon dioxide that we don't need. Respiratory system deal करता है breathing mechanism के साथ. breathing क्या होती है? सांस लेना. सो व्हेन वी ब्रीथ, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारे जिस्म को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हम अंदर ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है तो वो हम एक्सपेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सो इस तरह ये पूरा मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, अब सबसे इन्होंने कहा कि द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द लंग्स, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन
जो मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है या मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। यानी कि अगर लंग्स नहीं होंगे तो कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि फर्दर एक्सचेंज ही लंग्स में हो रहा है गैसेस का, और लंग्स में ही ब्लड आता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारे हार्ट को जाता है और हार्ट से फिर बॉडी तक आता है। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है वो है लंग। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट लंग एंड लेफ़्ट लंग। वी ऑल्सो यूज़ आर नोज़, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इसके अलावा हम लोग ब्रीदिंग के पूरे मैकेनिज़्म में क्या क्या यूज़ करते हैं? नोज़ यूज़ करते हैं, माउथ यूज़ करते हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इसके बाद आपको पिक्चर में एक रिस्पायरेटरी सिस्टम की पिक्चर डायग्राम बनी हुई दिख रही होगी, जिसमें उन्होंने सब मेंशन करा हुआ है नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लेफ़्ट लंग, राइट लंग, ट्रैकिया, और नीचे पूरी हेडिंग है रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि ये एक ह्यूमन बॉडी की डायग्राम सी बनी हुई है और उसमें इन्होंने मेनली जो सिस्टम दिखाया है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हमारी नोस्ट्रल्स हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, यानी कि नाक। फिर उसके बाद हमारा सारा जो एयर है वो जाती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लैरिंग्स से सारा ट्रैकिया से राइट लंग एंड लेफ़्ट लंग। So when you breathe in, air is inhaled through the nose, mouth and travel through the pharynx, larynx and trachea into the lungs। यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं हमारी एयर इनहेल होती है। यानी इनहेल करना क्या मतलब? हम सांस अंदर लेते हैं नोज़ के ज़रिए, माउथ और ट्रेवल्स, यानी कि उसके बाद नोज़ और माउथ से सांस लेने के बाद जो सारी एयर है वो जाती है फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के ज़रिए लंग्स में, जिस तरह के ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, सिंगुलर एल्वियोलस। यानी कि लंग्स के अंदर 600 मिलियन हमारे पास एल्वियोलाई होते हैं, जो कि हैं एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। सिंगुलर, अगर एक एल्वियोलाई होगा तो एल्वियोलस होता है। तो जो हमारा लंग का स्ट्रक्चर है जो अंदर से दिखाया है उन्होंने कहा है एयर लाइक सैक्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जिसमें एयर फिल होती है, जिनको हम कहते हैं alveoli. The alveoli take oxygen out of the air and put it into the blood where it is then pumped throughout your body. यानी कि जो alveoli हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर will take oxygen out of the air, यानी कि एयर से ऑक्सीजन अपने अंदर alveoli स्टोर कर लेते हैं, और जब हमारा ब्लड लंग्स में जाता है तो लंग्स ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं, और वही पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी हमारी बॉडी को सप्लाई होता है, पंप किया जाता है. सो व्हेन यू ब्रीथ आउट द अपोजिट हैपन्स, यानी कि जब हमने सांस लिया और जब हमने सांस बाहर निकाला, यानी कि एयर एक्सपेल आउट मीन सांस खारिज करना, सांस बाहर वापस फेंकना, हवा बाहर फेंकना. कभी आप लोग जैसे अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आप लोग सांस लेके देखें, आप लोग एक डीप ब्रीथ लेते हैं, तो अब डीप ब्रेथ में क्या होगा, आपने गहरा सा सांस अंदर लिया और फिर एकदम से जब आपकी कैपेसिटी फुल हो गई सांस लेने की तो आपने सांस छोड़ा मतलब एयर हमारी बाहर आई. तो जो एयर बाहर आ रही है एकदम से वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारा जो पहला मैकेनिज़्म क्या हुआ, हमने गहरी सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर लिया और फिर उसके बाद सांस बाहर निकाला, तो अपोजिट मैकेनिज़्म हो गया. Carbon dioxide from the blood is absorbed by the alveoli and then travels to the trachea, larynx, pharynx to your mouth and nose where it leaves the body. पूरा ही ऑक्सीजन जैसे अंदर आ रही थी उसका उल्टा मैकेनिज़्म हुआ. जब हमारे एल्वियोलाई ने एयर सैक्स ने ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया ब्लड से. उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैवल करेगा ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स से हमारे माउथ तक, और माउथ और नोज़ से वो हमारी सारी एयर बाहर निकल जाएगी. सो यहाँ इन्होंने यही बताया है सॉरी कि जो हमारा सांस लेने का प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं अंदर, उसी का पूरा अपोजिट हमारा सांस बाहर निकालना, ऑक्सीजन बाहर देने का भी सिस्टम है. यानी कि हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, नोज़, माउथ, उसके बाद हमारा
हमारी जो सारी एयर आती है नोज़ माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद सारी लंग्स में चली जाती है। लंग्स में क्या होते हैं, हमारे 600 मिलियन एयर सैक्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेकर स्टोर कर लेते हैं, ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में स्टोर हुई वो भी तो हमने बाहर फेंकनी है ना, बाहर देनी है हवा में। सो फिर ये सारा रिवर्स मैकेनिज़्म हो रहा होता है। रिवर्स मैकेनिज़्म में क्या होगा कि हमारा जो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो आएगी ट्रैकिया में, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे नोज़ और माउथ के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पेज में आएंगे तो हमारे पास एक एक्टिविटी टाइम की हेडिंग होगी। तो इसमें लिखा हुआ है, ब्रीथ आउट ऑन टू द बैक ऑफ योर हैंड, डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ योर ब्रीथ। यानी कि अगर हम जब हम सांस ले रहे हैं और उसके बाद हम जब सांस बाहर निकाल रहे हैं, हमारे मुंह से सांस बाहर आ रहा है, सांस बाहर निकाल रहे हैं, हवा बाहर आ रही है मुंह से, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रीथ आउट करते वक्त अपना जो हाथ है वो उल्टा करके रखेंगे अपने मुंह के पास। तो हम क्या नोटिस करेंगे, टेम्परेचर चेंज, जो हमारी सांस है उसमें क्या होगा, उसका एक टेम्परेचर चेंज होगा। अभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, इट शुड बी वार्म। तो कैसे हमारा सब हम सांस नोट कर रहे होते हैं हाथ रख के, तो हमारा सांस जो होता है वो कैसा होता है, गर्म सा होता है, कुछ गर्म सी हवा लग रही होती है, हमें फील हो रही होती है। डू यू नो वाई? तो ऐसा क्यों होता है, एज द एयर ट्रेवल्स फ्रॉम योर लंग्स थ्रू द ट्रैकिया एंड द फेरिंग, इट पिक्स अप heat from inside the body. So even in really cold weather you may breathe in cold air but you always breathe out warm air. तो क्या होता है, जो हम लोग का लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स से बाहर निकलेगी वो कैसे आ रही है, थ्रू पूरे पैसेज के ज़रिए आ रही है, ट्रैकिया, फेरिंग्स और फिर हमारे माउथ और नोज़ से बाहर आ रही है। और हमने उस पर हाथ रखा हुआ है तो हमें फ़ील हो रहा होता है कि गर्म हवा सी हमें महसूस होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो इनर टेम्परेचर है वो तो है गर्म। चाहे हम सर्दी में या हम गर्मी में हम सांस लेते हैं तो हमें हवा गर्म ही महसूस होती है। अब हम ये सोचें कि गर्मी में तो चलो गर्म महसूस हो रही है, लेकिन सर्दी में क्यों हो रही है। जब सर्दी है तो सर्दी में तो मौसम ठंडा होता है, तो जो हमारी सांस है वो भी हमें ठंडा महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो तो हम ठंडी हवा ले रहे होते हैं ना, इनहेल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम सांस लेने के बाद सांस बाहर आता है, सांस बाहर निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी सारी एयर, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी का इनर सरफेस, इनर टेम्परेचर तो गर्म ही है ना। तो इसीलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर होती है वो क्या हो जाती है, गर्म, वार्म महसूस हो रही होती है हमें। इसीलिए बहुत दफ़ा शायद आप सबने सुना हो कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं वो ठंडी होती है, और जब हम बाहर सांस निकाल रहे होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, तो वो गर्म होती है। तो वो यही मैकेनिज़्म होता है सर्दियों में कि हम लोग अक्सर अपने हाथों पे, हाथ जब बहुत ठंडे हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे फूंक मार के हाथों पे हवा दे रहे होते हैं कि हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। तो वो यही होता है कि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, कोल्ड वेदर हो रहा है, लेकिन जो अंदर का सिस्टम है, हमारी बॉडी का सिस्टम है, वो तो गर्म ही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होती हुई बाहर आएगी वो गर्म ही होगी। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप करके भी देख सकते हैं। आप आगे तो सर्दियाँ आ ही रही हैं, तो ये एक्टिविटी भी आप लोग करके चेक कर सकते हैं, तो आप लोग को और भी थोड़ा समझ आएगा। नेक्स्ट हेडिंग है, डोंट स्मोक, योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, समथिंग सिगरेट्स कैन सीरियसली डैमेज योर लंग्स एंड इवन किल यू। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, असल जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है, या जो उसका मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। अगर हमारे लंग्स ही ख़राब हो जाएंगे सिगरेट्स पीने की वजह से, तो क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर उसका असल ऑर्गन ही ख़राब हो जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो काम ही नहीं करेगा, लंग्स ही काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नोज़, माउथ सही भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि जो हमारा असल सिस्टम है वही काम नहीं कर रहा। तो सिगरेट स्मोकिंग क्या करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करती है और इवन हमें किल भी कर सकती है, मार भी सकती है। सो डोंट स्टार्ट स्मोकिंग, तो हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। व्हेन पीपल स्मोक, द टार एंड द अदर केमिकल्स इन सिगरेट डैमेज द एल्व्यूलाई। जब भी लोग सिगरेट करते हैं तो सिगरेट्स में जो केमिकल्स होते हैं और टार होता है वो क्या करता है, हमारे लंग्स में जो एल्व्यूलाई हैं, एयर सैक्स हैं, उनको क्या करता है, डैमेज करता है। वी नो दैट एल्व्यूलाई टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे एल्व्यूलाई होते हैं, एयर होते हैं, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे ब्लड से लेके हमारे एयर में देते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स के में एयर सैक्स हैं वो एल्वियोलाई ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को, और ब्लड से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. If the alveoli are damaged because of smoking, there is less oxygen in a person bloodstream than they need, and more carbon dioxide than is good for them. यानी कि जब हमारे एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा मैकेनिज़्म है, हमारे लंग्स में लेस ऑक्सीजन पहुंचती है. लेस ऑक्सीजन जो हमारे कम ऑक्सीजन जो हमारे एयर सेक्स में स्टोर होगी, तो क्या होगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में भी पूरी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और इसके बजाय क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होने लगेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में जमा होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी. उसका अमाउंट जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज़ वाई स्मोकर्स ऑफ्टन कफ एंड वीज, दे आर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए जो हमारे पास स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो क्या होता है, उनको अक्सर अजीब सी खांसी रहती है और उनका सांस फूला रहता है, क्योंकि क्या होता है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई ही सही तरह से नहीं होती. ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफ़र होने का मैकेनिज़्म है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और कार्बन ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करना, वो मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं. और चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा होता, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाता है. So student, before moving further, let's revise the previous topic, which is respiratory system, जो कि हमने अभी पढ़ा है. respiratory system का क्या काम होता है, ब्रीदिंग का काम होता है respiratory system का, उसके साथ वो डील करता है respiratory system का मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स है. लंग्स के अलावा respiratory system में या फिर रेस्पायरेशन के पूरे मैकेनिज़्म में क्या क्या ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, तो वो है नोज़, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. लंग्स में हमारे पास 600 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं जो कि स्टोर करते हैं ऑक्सीजन, जो कि फिर बाद में ब्लड को देते हैं, और ब्लड से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी से फिर नोज़ एंड माउथ के ज़रिए बाहर आ जाती है. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन हवा से ले रहे होते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में, हवा में दे रहे होते हैं. जिस तरह के ब्रीद इन यानी कि ऑक्सीजन लेने का सिस्टम है पूरा, वो कैसा है कि हम नोज़ एंड माउथ से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया से होते हुए वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से ब्लड को सप्लाई कर दी जाती है. इसी का अपोजिट मैकेनिज़्म पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का है. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेकर लंग्स के एल्वियोलाई में स्टोर होती है, और वो एल्वियोलाई से फिर ट्रैकिया के ज़रिए, ट्रैकिया और जैसे कि जो सिस्टम सारे हमारे ब्रीद इन करते हुए यूज़ हुए थे, ऑक्सीजन लेते हुए यूज़ हुए थे, वही सब यूज़ होंगे. ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर नोज़ और माउथ के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी हवा में. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ मस्कुलर सिस्टम. The muscular system. The muscular system is a system that enables the body to move. Muscular system क्या करवाता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है, हमारी बॉडी को इनेबल करता है मूवमेंट के लिए. There are more than 600 muscles in your body. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं. मसल्स आर वेरी इलास्टिक, मीनिंग दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, बिकम शॉर्टर एंड थिकर, एंड एक्सपेंड, बिकम लॉन्गर एंड थिनर. जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो बहुत इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक से मतलब, या इलास्टिक से मुराद ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और थोड़ा थिकर, थोड़े मोटा भी हो सकता है मसल, और इसके अलावा क्या हो सकता है, वापस अपने एक्सपेंड भी हो सकते हैं. यानी कि कभी इलास्टिक में, अगर आपने कभी इलास्टिक को स्ट्रेच करके देखा हो, तो इलास्टिक कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है. इलास्टिक का नाम ही इलास्टिक इसलिए रखा गया है, क्या हो सकता है, वो एक्सपेंड भी हो सकता है, उसको आप खींचें तो वो खिंच भी सकता है, और अगर आप उसको दोबारा छोड़ेंगे, खींचना बंद करेंगे, तो वो वापस अपनी पोजीशन में भी आ जाएगा. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है. तो हमारे मसल्स भी ऐसे ही होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, इलास्टिक होते हैं. अब ऐसा नहीं हो सकता कि इलास्टिक की तरह बहुत खिंचते जाएं, लेकिन उनकी मूवमेंट भी ऐसी ही होती है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वाली मूवमेंट होती है हमारे मसल्स की. इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो क्या हैं, इलास्टिक हैं.
सम मसल्स आर वॉलंट्री विच मीन यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। कुछ मसल्स हमारी बॉडी के होते हैं वॉलंट्री। वॉलंट्री का मकसद ये है, वॉलंट्री का मतलब ये है कि जिनकी मूवमेंट यानी जिनको हम लोग अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, हिला जुला सकते हैं। जो हमारी वॉलंट्री मसल कौन से होते हैं? हमारे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब हमारी बोन्स। हम अपना हाथ अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, अपना पाँव अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, हमारी जब मर्ज़ी हो हम चल सकते हैं, जब मर्ज़ी हो हम बैठ सकते हैं। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो हैं वॉलंट्री, हमारे अपने कंट्रोल में। लेकिन उसके बाद हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलंट्री, यानी कि हमारे मसल्स की भी दो टाइप्स हैं, वॉलंट्री और इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री मसल्स वो होते हैं जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते, हम उनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कौन से? हार्ट के मसल। जो हार्ट के मसल होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमारी कंट्रोल में नहीं होते। कब हार्ट ने ब्लड पंप करना है, कब नहीं करना, क्या उनकी मूवमेंट है, क्या उनकी पल्सेस हैं, कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब वो रिलैक्स कर रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये हमारे कौन से मसल्स हो गए? इनवॉलंटरी मसल्स हो गए, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। So there are three types of muscle in the human body: skeletal muscles, smooth muscles and कार्डियक मसल। हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू योर बोन्स बाय फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, यानी कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी बॉडी से अटैच हुए हुए हैं, हमारी बोन से अटैच हुए हुए हैं। किस तरह से? टेंडन्स के ज़रिए। टेंडन्स क्या हैं? फाइबर्स हैं। सो जो हमारी बोन से हमारे सारे मसल्स जो हैं वो अटैच है, वो है फाइबर्स के ज़रिए, और वो फाइबर्स क्या हैं? टेंडन्स। दे आर वॉलंट्री मसल्स, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कौन से मसल्स हैं? वॉलंट्री मसल्स है, यानी कि वो हमारे अंडर कंट्रोल है। यू यूज़ योर स्केलेटल मसल व्हेन यू वेव टू समवन और किक अ फुटबॉल और पिक समथिंग अप। हम लोग अपने जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कब कब यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं, तो हमारी मर्ज़ी से हम उसे मूव कर सकते हैं। यानी कि जब हमें किसी को वेव करना हो, वेव करना मतलब हम किसी को देख के हाथ हिला रहे हैं, तो हमारा जो हाथ हम हिला रहे हैं वो भी हमारे अंडर कंट्रोल है। यानी कि और इसके अलावा हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं, किसी बॉल को किक कर रहे हैं, तो वो भी हमारे मूवमेंट जो है वो उसकी हमारे अंडर कंट्रोल है। या फिर हम कभी किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी चीज़ को रखते हैं, बैग उठा रहे हैं, बुक्स रख रहे हैं, तो ये सारी मूवमेंट भी हमारे अंडर कंट्रोल है। तो इसमें क्या होता है? स्केलेटल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं, और जो हमारे बोन से स्केलेटल मसल्स जो है, मसल्स वो किस तरह अटैच हुए हुए हैं? फाइबर्स के ज़रिए, जो कि जिनको हम कहते हैं टेंडन। और ये वाले मसल हमें हमेशा याद रखना है कि स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। मसल्स की या हमारे स्केलेटल मसल्स के बाद हमारी जो अगली टाइप है वो है स्मूथ मसल, जो कि हमारे मस्कुलर सिस्टम की सेकंड टाइप भी है। So smooth muscles are involuntary muscle. They control the part of your body that keep you functioning without your knowledge। यानी कि स्मूथ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्मूथ मसल्स वो मसल होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे सारा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं होती, यानी कि ख़बर नहीं होती। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दे कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट कीप यू फंक्शनिंग विदाउट योर नॉलेज। ये स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो पार्ट्स में होते हैं और वहाँ काम कर रहे होते हैं जिनके काम करने का हमें नॉलेज भी नहीं होती, और हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में ये सब बातें नहीं होती, क्योंकि वो सारे मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। For example, smooth muscles in your digestive system contract and expand to help you digest your food। यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट करवाता है, तो वो सिस्टम भी किससे बना हुआ होता है? स्मूथ मसल से। हमें नहीं पता चल रहा होता, हमने खाना खा लिया, वो कब डाइजेस्ट हुआ हमें नहीं पता चल रहा, कब वो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, उसने कब हमारा खाना पूरा हज़म कर दिया, हमें नहीं पता चल रहा होता। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है, इसीलिए हमें उसकी नॉलेज भी नहीं होती कि वो कब काम कर रहा है। जबकि अगर वॉलंटरी मसल की हम बात करें, हम अपना हाथ हिलाएंगे, फुटबॉल को किक करेंगे, तो ये सारे जो काम है वो हमारी नॉलेज में होंगे, क्योंकि वो स्केलेटल मसल से हो रहे हैं, और स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी हैं। क्योंकि जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं, इसलिए हमें हमारे खाने के हज़म होने की नॉलेज नहीं हुई।
स्मूथ मसल्स इन योर आइज़ कंट्रोल द साइज़ ऑफ योर प्यूपल डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्राइट इट इज़। यानी कि इसमें हम लोग एक मिसाल हमारी आई की भी ले लेते हैं। जैसे ही हमारी आँखों पे बहुत तेज़ रोशनी पड़ी या हम लोग सो रहे थे और अचानक से हमारी किसी ने आके रूम की लाइट ऑन कर दी, तो हमारा मसल जो है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, हमारी आँख एकदम से बंद हो जाती है, या हम एकदम से हमारे ऊपर बहुत तेज़ लाइट पड़े तो हम आँख बंद कर लेते हैं, हमारा प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है, जो हमारा लेंस है वो डायलेट हो जाता है। तो इसकी नॉलेज हमें नहीं होती। क्यों हमें इसकी नॉलेज नहीं होती? क्योंकि हमारा जो आई का पूरा सिस्टम है वो भी किस तरह काम कर रहा है, वो इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती कि कब हमारा मसल जो है वो आई का मसल है वो डायलेट हो रहा है, पीपल जो है, और कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें ये सब बातें नहीं पता होती। इसके बाद हम लोग बात करेंगे योर हार्ट इज़ अ मसल नोन एज द कार्डियक मसल। इट इज़ एन इनवॉलंटरी मसल दैट पम्प्स द ब्लड अराउंड योर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी हार्ट की। हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है? कार्डियक मसल। हमारा हार्ट जो है वो मसल्स हैं जिसकी हमारे हार्ट के मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। ये भी कौन से मसल हैं? इनवॉलंटरी मसल्स हो रहे हैं। हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है। वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके चैम्बर्स कब नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है और ये पूरा जो हार्ट है वो काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी नॉलेज में ये सब बातें नहीं होती क्योंकि ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में मसल्स नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स सॉरी, इसी टॉपिक को अब हम रिवाइज़ करते हैं कि हमारे चले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और उसके आंसर्स भी बताती हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसका मेन फंक्शन ये क्या है कि वो हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है। इसके बाद क्या है? हाउ मैनी मसल्स डज आवर बॉडी हैव। हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी बॉडी में मोर दैन 600 मसल्स होते हैं। इसके बाद वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। अंडर कंट्रोल कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। क्यों? हमें बॉल को किक करना है, हमने कोई चीज़ पिक करनी है, कोई चीज़ वापस उसकी जगह पे रखनी है, या फिर अगर हमें अपना हाथ स्ट्रेच करना है, या हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंडर कंट्रोल है, हमारे अंडर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि वो सारे वॉलंटरी मसल्स हैं। जबकि इसके अलावा इनवॉलंटरी मसल कौन कौन से मसल्स होंगे? इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, हमारे आई में होते हैं, जिनकी आई कब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आई का लेंस कब एक्सपेंड कर रहा है हमें नहीं पता होता। डाइजेस्टिव सिस्टम कब कॉन्ट्रैक्ट करा, कब एक्सपेंड करा, कब उसने हमारा खाना पूरा हज़म कर दिया, फूड डाइजेस्ट कर दिया, हमें नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा इनवॉलंटरी मसल है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। इनवॉलंटरी मसल में सेकेंड टाइप क्या थी? हार्ट के मसल्स कौन से होते हैं? कार्डियक मसल। तो इसी तरह कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो बॉडी में पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ये काम कितने सेकंड्स में हो गया, कब हो गया। जबकि अगर हम हाथ हिला रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम अपना हाथ हिला रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो कब ब्लड पंप कर रहा है हमें नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स उनका नाम है, और वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्केलेटल सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग हमारी वीडियो जो है वो अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, रीड कीजिएगा, तो आपको ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।